नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 अप्रैल और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि रोज़ मैं कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, फेसबुक के लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दिए हुए हैं। तो वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, चाहे यूपी, एमपी, बीपीएससी, प्री मेंस, जो भी ज्वाइन करना हो आपको, वो दिए गए खूबसूरत नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रोज़ बोलता हूँ आज भी बोलूँगा, मजबूरी है बोलना, क्या करें। दूसरा, आज का एक और न्यूज़ है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के एक योद्धा ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया है। मैं युक्ति परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी पिक्चरें उनकी मैंने भी देखी हैं। लेटेस्ट मूवी जो था उनका मुल्क, बड़ा अच्छा रोल किया था उन्होंने, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले 2 दिनों से 2 अभिनेताओं को हमने खो दिया और टीवी पे दिन भर भी यही चल रहा है, तो कम से कम लोग कोरोना को थोड़ा भूलना कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अपने टेंशन को, ज़्यादा टेंशन में मत रहिए आप लोग। कई बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें छोड़िए। और बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको डीएनए के बहुत सारा अप्रिशिएशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर आपका डीएनए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है कि आप लोग कम से कम देख रहे हैं, आप अपना रिव्यू दे रहे हैं, तो आप लोग चीज़ों को देखिए। और दूसरा, एक कल गलती हो गया था प्रिंटिंग में और मैंने भी उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, मैं डायरेक्ट फ्लो में बोलता चला गया कि ओजोन दिवस, हाँ ओजोन दिवस जो है वो 16 दिसंबर नहीं 16 सितंबर है। हालांकि मैंने कल ही टेक्स्ट कर दिया था कमेंट बॉक्स में, तो आज मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, कल 29 तारीख के जो भी डीएनए आप लोग को दिया गया था 29 अप्रैल के, उसमें जो ओजोन दिवस दिया गया था वो 16 दिसंबर नहीं है, 16 सितंबर है। 16 दिसंबर तो बड़ा हॉट टॉपिक है, मतलब 16 दिसंबर तो विज्ञान दिवस है। 16 दिसंबर मूवी भी आई थी, बहुत अच्छा सुपरहिट गई थी, तो वो 16 सितंबर है। ठीक है। और कल मुझे बड़ा खुशी इस बात की भी है कि आप लोग धीरे धीरे आ रहे हैं फॉरम में, मतलब सोए हुए लोगों को जगाया जा रहा है। यही तो देश की क्रांति, इसे तो कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन, कि कम से कम आप लोग आ रहे हैं। अब स्टार्टिंग में 5 लोग 6 लोग आए, मैं रिक्वेस्ट करता रहा, कल कम से कम 20-25 लोग आए हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, यही यूपीएससी है, यही स्टेट पीसीएस है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है भाई, सब कुछ है। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और पर डे जैसे मैंने बोला है कि 5 से 6 के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसी वीडियो से जो कुछ टॉपिक दिया जाएगा उसी टॉपिक से आप लोगों को 7 बजे से लेके 8 बजे अपना जो व्हाट्सअप चैनल है उससे इस समय एडमिन एक्सेस कर सकते हैं, उस समय सबके लिए अलाउड होता है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो सीरियस स्टूडेंट है, कृपया इस चैनल को छोड़ के और किसी भी चैनल का कोई भी उसमें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मत डालेगा इस चैनल पे। पहली बात, सीधे उनको रिमूव करूँगा, चाहे मुझे आप तानाशाह कहें, चाहे जो भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। 1 घंटा मैं आप लोगों को पूरा देता हूँ, कहता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, और अपना खुद का दिमाग लगाइए कि मैं ये नहीं कि ऊपर वाले ने जो दे दिया वही नीचे मैं भी दे दूँ, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन को पढ़िए, कहाँ नहीं लिखा है, कहीं क्या लिखा है, छोटी छोटी मगर जो मोटी बातें जो है ना, जो छोटा छोटा गलती जो है ना, यही गलती एक करते 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 पर डे 3 दिया जा रहा है ना आप लोगों को, 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, आप लोग को एरर्स को धीरे धीरे दूर किया जाएगा, और जिस दिन आप परीक्षा हाल में जाएंगे ना, बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। और ये करके दिखाऊंगा मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। नाम तो मेरा परिचित होंगे ही, काम से भी परिचित हो जाएंगे मेरे। तो धीरे धीरे आप लोग आदत डालना कोशिश डालना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है। तो आज ने सर ने बड़ा खूबसूरत कलर दिया है ये डीएनए का, देख ही रहे हैं आप लोग। 30 अप्रैल, कलाकारी हमेशा करते रहते हैं सर। चलिए आज हम बात करते हैं पहला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019। कभी कभी एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूँ सब चीज़ें बोलना, लेकिन क्या करूँ, बोलना मजबूरी है। ना बोले तो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशनल करना पड़ता है, तभी तो आप लोग जगोगे आप लोग। चलिए हम बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019।
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। कलर कौन सा लूँ मैं आज, कौन सा लूँ कलर, सर लाल ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा है ये प्रकाशित ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 7वीं रैंकिंग मिली है। ये कई बार पूछा है कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये देख लीजिएगा आप किसके द्वारा जारी किया जाता है। पुराने दो, अपने पुराने ही कलर पे आ जाता हूँ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स या जीटीआई पूरी दुनिया के 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों व आतंकवाद से प्रभावित देशों की निगरानी कर उनकी सूची तैयार करती है, जिससे विश्व में आतंकवाद व इसकी घटनाओं के आंकड़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इस सूचकांक में पहला स्थान जो है अफगानिस्तान का है, और आप देख ही रहे होंगे अफगानिस्तान में तालिबान एक बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप है, और अफगानिस्तान में भी हाल ही में देखा होगा अपने कि गुरुद्वारे पर अटैक भी हुआ था। तो चलिए, पहला स्थान अफगानिस्तान है, जिसका अर्थ है कि अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। वहीं इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बेलारूस है, बेलारूस को मिला है। इस प्रकार बेलारूस आतंकवाद की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित देश है। सुरक्षित है का सुरक्षित है, आतंकवाद की दृष्टि से काफ़ी असुरक्षित देश है। सुरक्षित नहीं, असुरक्षित होगा भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ओ सॉरी। वहीं इस सूचकांक में अंतिम स्थान बेलारूस को है। ठीक है, नहीं ठीक तो है, अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद बेलारूस में है। इस प्रकार बेलारूस आतंकवाद की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित ही है भाई, सुरक्षित देश है। सही है, प्रिंटिंग नहीं है, सही है, सुरक्षित देश है। भारत के पड़ोसी देशों में मैं कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ आप लोगों का। इस सूचकांक में पहला स्थान अफगानिस्तान को मिला है, जिसका अर्थ है कि अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। वहीं इस सूचकांक में अंतिम स्थान बेलारूस को है, अर्थात इस प्रकार बेलारूस आतंकवाद की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित देश है। ये पूरा कंफर्म सेंटेंस है मेरा, और यही सही है। इसके पहले जो बोला हो कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया था, हो नहीं गया था, बोलने में हो गया है, अब उसके लिए मैं क्या करूँ। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को 5वां, चीन को 42वां, बांग्लादेश को 31वां, नेपाल को 34वां, श्रीलंका को 55वां, भूटान को 137वां और म्यांमार को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अपने पड़ोसियों का हालचाल भी देख लीजिएगा। सूचकांक में 26 देशों में संयुक्त रूप से 138 रैंक प्रदान की गई है। 26 देशों को पहली बार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है 2012 में जारी किया गया था। ये कई बार पूछा जा चुका है, और जितना आपको मैंने अभी तक ऊपर से नीचे बताया 5 जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा कि फर्स्ट स्थान पे कौन है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है आतंकवाद में, तो अफगानिस्तान है, और से अफगानिस्तान, और सबसे लास्ट में कौन सा है, बेलारूस। ठीक है, तो अगर ट्रिक भी याद करना, ए भी याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान फर्स्ट पे है, लास्ट में बेलारूस। ठीक है, मतलब बेलारूस सुरक्षित देश है। अब हम बात करते हैं सूचकांक का महत्व क्या है। जो सूचकांक दिया जाता है क्या दिखाता है, यह सूचकांक किसी एक देश में आतंकवाद की स्थिति को दर्शाता है, जो कि देश के अन्य विभिन्न क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस सूचकांक का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के स्कोर को प्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल पीस इंडेक्स और वैश्विक दास्ता रिपोर्ट ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट में प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। वही यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स करते हैं, सेफ सिटीज इंडेक्स में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का स्कोर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो जीटीआई का मतलब देख रही है ना, यही होता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं भारत का क्या पक्ष है। और क्योंकि ये भी है ना कि पर्यटन उद्योग और एफडीआई को भी यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कहने का मतलब कुल यही है कि जहाँ पे आतंकवाद होगा वहाँ पे पर्यटन हो पाएगा क्या, वहाँ के लोग सुरक्षित रह पाएंगे क्या, वहाँ पे क्या कोई उद्योग धंधे कारखाने लग पाएंगे क्या। जिस देश में आतंकवाद रहेगा, अगर पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, जिस देश में सिर्फ आतंकवाद की बात की जाएगी, तो क्या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ पे कोई पैसा लगाएगा अपना।
तो जाहिर सी बात है कि ये आतंकवाद जो है, एक नहीं कई डायमेंशन से इसको सोचना पड़ेगा कि आतंकवाद कितना जहर है। ये आतंकवाद एक जहर है, चाहे वो किसी भी तरीका का आतंकवाद हो। आतंकवाद आतंकवाद होता है और ये पूरे समाज, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र को इफ़ेक्ट करता है। ये पर्यटन उद्योग सब पर इफ़ेक्ट होते हैं इससे। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह का आतंकवाद था, जम्मू कश्मीर को जिस तरह से इस बार जो जम्मू कश्मीर को धारा 370 लगा है उसको हटाया गया है, तो देखिएगा कि जिस सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड को लोग घूमने जाते थे, भारत का स्विट्ज़रलैंड है जम्मू कश्मीर। और जिस दिन आतंकवाद धीरे धीरे वहाँ पे समाप्त हो रहा है, लोग नई धारा की तरफ आ रहे हैं, तो देखिएगा एक दिन भारत का स्विट्ज़रलैंड जैसे कहते हैं, पूरे विश्व के लोग जम्मू कश्मीर घूमने आएंगे और ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा पर्यटन का उद्योग बनेगा। हालांकि इस समय नहीं है, कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कोरोना ही रहेगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद, चलिए मान लेता हूँ 2 साल इंडस्ट्री नहीं चला, पर्यटन उद्योग नहीं चला आपका, लेकिन जिस दिन होगा, तो ये जिस दिन हम लोग एक्चुअली क्या है कि हमारी मानसिकता हो गई है कि हम अपना छोड़ के दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सेव नीचे गिरा, ये बहुत पहले ही पता हो गया था, लेकिन बताया किसने? रिसर्च सारा बाहर ही होता है। अपने चीज़ों को कभी हम लोगों ने अपने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे में क्या टैलेंट है। खैर, मैं पर्यटन में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा लिखा जा सकता है इस पर, पर्यटन उद्योग पे, कि जहाँ आतंकवाद होगी वहाँ पे हर चीज़ इफेक्ट करेगा। आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी होगी, राजनीतिक भी होगी, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा आतंकवाद को लेके। तो जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर जिस दिन आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति हो रहा है, लोग स्ट्रीम में आ रहे हैं, जो लोग स्ट्रीम से अलग हो गए थे, स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा से जो कटे हुए लोग थे, धीरे धीरे अब आ रहे हैं। वहाँ के युवा भी जागरूक हो रहे हैं। जागरूक तो पहले थे, उन्हें तो पथभ्रमित किया जाता था। तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक पर्यटन का हब पहले भी है, लोग जाते भी हैं घूमने, लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, श्रीनगर जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक अचीवमेंट होगा। कोई भी देश, जो हम लोग बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, जो लोग सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, हमारे भारत का स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर यहीं पे है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत का पक्ष क्या है? नीति आयोग, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जिसका इस्टेब्लिशन हुआ था, स्थापना हुआ था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग मोदी जी के द्वारा लाया गया था और वही उसके अध्यक्ष हैं, द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 की कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण लगाए हैं। इस सूचकांक में भारत को विश्व के संघर्षग्रस्त देशों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन, लेबनान आदि देशों से ऊपर रखा गया है। नीति आयोग के अनुसार, और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कहीं भी आप लोगों को लग रहा होगा कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि नेट बड़ा स्लो चल रहा है, टाइपिंग में दिक्कत आ जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अनुसार संस्था द्वारा, जैसे द्वारा लिखा है तो इसको ये नहीं है कि बैठ के संधि विच्छेद करने लगे, सर द्वारा ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि संस्था द्वारा, तो वही जो बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। दिख रहा है ना कि द्वारा लिखा हुआ है। द्वारा इस सूचकांक को तैयार करने हेतु आतंकवाद से संबंधित जिस डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है वह पूर्ण रूप से अवर्गीकृत मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार होता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसे कहते हैं IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। गला बैठा हुआ है तो अन्यथा मत लीजिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की एक NGO है। कहाँ की NGO है? ऑस्ट्रेलिया की, जो प्रतिवर्ष वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन करती है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार UPSC और स्टेट PCS में पूछा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या है, ये NGO है कि क्या है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने आई होप समझा होगा कि पूरा का पूरा जो भी है, एक एक डेटा जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पे कौन है, कितने देश हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, और पहले स्थान पर कौन सा देश आतंकवाद से सबसे प्रभावित है। अंतिम देश में जैसे बेलारूस बताया गया आप लोगों को, और भारत के पड़ोसियों के हालचाल भी ले लीजिएगा, इससे में काम आएगा। और पहली बार कब सूचकांक जारी किया ये भी आप लोगों को बताया गया है, और आतंकवाद का दर्शाती है ये भी सब महत्व बताया गया है। कौन सा पीस इंडेक्स है, क्या है, ये भी बताया गया आप लोगों को। तो ओवरऑल सारा FDI भी बताया गया कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे मैंने पूरा लेक्चर ही दिया है कि क्या क्या है ऐसा। भारत का पक्ष, नीति आयोग का पूरा पक्ष बताया गया है आप लोग को।
और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के बारे में पूरा बताया गया, ऑस्ट्रेलिया की एनजीओ जो प्रतिवर्ष वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्रदर्शन करती है। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन को आपने देखा होगा कि कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूरा इसी में दे दिया गया आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग का डीएनए बनाने का ही मेन मोटो यही होता है। वन लाइनर क्वेश्चन भी दे देते हैं हम लोग चाहते तो, लेकिन वन लाइनर में देखिए क्या करेंगे। चलिए गलती से प्रीलिम्स हो गया, मेंस में क्या करेंगे फिर आप लोग। मेंस में कौन सा वन लाइनर चलता है, हमारे यूट्यूबर देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन रोज 8-10 क्वेश्चन बना दिए, मतलब वो तो बड़ा आसान है बनाना हमारे लिए। इसी से मैं 10-15 क्वेश्चन दिखा दिया, उसको 20-25 कर दूंगा मैं भी, एक ही टॉपिक में क्वेश्चन। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं आज। धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी रिपोर्ट पे भारत की कठोर प्रतिक्रिया। भाई क्या भारत ने ऐसा कठोर प्रतिक्रिया दे दिया, देखा जाए। भारत ने धार्मिक आज़ादी पर गठित अमेरिकी आयोग, जिसे USCIRF कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को खारिज किया है। भारत ने इस रिपोर्ट को एक पक्षीय और भेदभावपूर्ण करार दिया है। अब दबंगई नहीं चलेगी अमेरिका को। USCIRF यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की इस रिपोर्ट में भारत को 14 ऐसे देशों की सूची में शामिल किया गया है जहां धार्मिक आज़ादी को लेकर खतरा है। यह आयोग हाल के दिनों में कई बार भारत को लेकर विपरीत टिप्पणी कर चुका है, लेकिन वर्ष 2020 की रिपोर्ट को लेकर भारत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत का कहना है कि यह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। यह अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा तोपू खां समझता था, आज स्थिति पता चल गई है। अब करें बार्गेनिंग चाइना से, वो ठिकाने कर देगा वो। तो आई होप मैं लीक से हट रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट पे रहूँ तो ही अच्छा है। चलिए इतना भरा रहता है ना कि मैं आप लोग को डीएनए में बहुत चीज़ें नहीं बोल पाता हूँ, और मैं क्या करूँ, कम से कम मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो प्रोफेशन इस पर दे ही देता, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। क्या करूँ, एक लिमिट होता है हर चीज़ का। इसमें धार्मिक आज़ादी के मामले में भारत को चीन, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, म्यांमार जैसे देशों के साथ रखा गया। बताइए, हमको पाकिस्तान के साथ रखा गया, बताइए। तो धर्म पे आज़ादी के मामले में अस्तित्व है ही। इन देशों को खास चिंता वाले वर्ग में रखा गया है। पहले अपनी चिंता करें, फिर हमारी चिंता करें वो। USCIRF क्या है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यह एक USCIRF एक सलाहकार और परामर्शी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन को सलाह देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। USCIRF स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग के रूप में वर्णित करता है। USCIRF के क्रियान्वयन में वैचारिक प्रभाव बहुत कम है, लेकिन यह अमेरिकी सरकार की 2 शाखाओं, विधायिका और कार्यपालिका के लिए इनकी रिपोर्ट वैचारिक अनुसंधान के रूप में कार्य करता है। US के राष्ट्रपति पता है ना कौन है? बड़े वाले हैं, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप साहब ये सिर्फ इकोनॉमी पे ध्यान दिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लोगों पे ध्यान दिए। और स्थिति देख लीजिए, हमारा जो है जो आंकड़ा है अभी 1000 के आसपास है। इतना तो रोज रोड एक्सीडेंट में हमारे भारत में जाते थे, और उनका आंकड़ा देख लीजिए। तो जिन्हें भारत को कहा जाता था ना सपेरों का देश, ये सपेरों का देश नहीं है भाई साहब। हमारी प्रतिभा को कभी देखा ही नहीं गया। यहाँ पे एक से एक मल्टी टैलेंटेड बंदे पड़े हुए हैं गांव में, कभी उनको मिला ही नहीं मौका। और जिस दिन सरकार ने मौका दे दिया ना, तो अपनी प्रतिभा का लोहा परचम तो पहले भी लहराते थे और आज भी लहराएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाना चाहिए, वरना बोरिंग लगता है। सच बताऊं, ऐसा लगता है कि मैं किसी नेशनल न्यूज़ चैनल में बैठा हुआ हूँ, बोले जा रहा हूँ जो लिखा हुआ है। तो आई होप समझने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो बोलने दीजिए, बोलने की स्वतंत्रता है हमारी, तो बोलने दीजिए। US के राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर ही इस रिपोर्ट की अनुशंसा पे कार्य किया जाता है। गंगा नदी में प्रदूषण की स्थिति की समस्या, तीसरा टॉपिक देख लीजिए आप लोग। तो दूसरा टॉपिक आप लोगों ने देख लिया, क्या क्या हुआ है, किस स्थिति कैसे कैसे रखा गया है, ये सब बता दिया गया कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया उन्होंने, और एक पक्षी लेके एक ही बार वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, 2 वे होना चाहिए। और भारत को वो कौन होते हैं हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, ये पूरा बताया गया है आप लोगों को, और किससे किसके साथ रखा गया है, क्या 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 पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया गया है। USCIRF के बारे में भी बता दिया कि क्या है वो पूरा डिटेल, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा।
ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जो मोदी जी ने पैसा लगा लगा के नहीं किया गंगा जी को साफ, मतलब किया, कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पा रही थी, वो काम कोरोना आने से हो गया। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड सीपीसीबी कहते हैं, कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लॉकडाउन से वायु प्रदूषण में कमी आई है, सब में आई है, ध्वनि में भी आई है, किंतु कुछ जगहों पर गंगा नदी में जल प्रदूषण का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है। कुछ जगह में ना, फिर भी गंगा मैया साफ तो हो गई, लेकिन अफसोस है कि जाके हम लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं, नहा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। क्या कर सकते हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च से 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल के बीच गंगा नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में मामूली सुधार हुआ है। कुछ तो हुआ है। ये देखिए, जैसे जैसे अब दिक्कत भी है, जहाँ औद्योगिकरण होगा वहाँ से जितनी भी गंदगी है, कचड़ा जो भी है, मल है, जो भी है, वो सब के सब जाके नदी में ही मिलना था। तो ये पहले का रिपोर्ट है, ये बिफोर कर दीजिए इसको, ये आफ्टर कर दीजिए। आज देख लीजिए, सर ने बड़ा अच्छा फिगर लगाया है, खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे लग रहा है ऋषिकेश का है, जाके वहाँ बैठ के एकदम शांति में बैठे हैं। अच्छा बना है, फिगर अच्छा है। फिगर नहीं, बस दिखाया गया है पहले और आज में अंतर देख लीजिए। गंगा नदी में बायोलॉजिकल डिमांड, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ये कई बार पूछा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तथा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों मतलब BOD COD दोनों की मात्रा में कमी आई है। COD तथा BOD की मात्रा में कमी आना क्या है, आना का मतलब होता है जल प्रदूषण को कम करने के लिहाज से अच्छे संकेत हैं। रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी में, जो दिल्ली में, बताइए हम लोग जाके देख नहीं पा रहे हैं, जल की गुणवत्ता DO BOD और COD में काफ़ी सुधार हुआ है। गंगा नदी में जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत नदी के समीप 97 शहर और औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। एक टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, नेट की बड़ी समस्या है। इन क्षेत्रों से प्रतिदिन नाले के माध्यम से गंगा में 3500 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल प्रभावित होता है, जिसमें से 1100 मिलियन लीटर प्रतिदिन रासायनिक प्रक्रिया से साफ कर, जबकि 2400 मिलियन लीटर प्रतिदिन को बिना किसी उपचार में नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। तो ये डेटा बस देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कितने शहर कैसा क्या है, ये बताने की कोशिश किया गया है। अब है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 2017 में पूछा है BOD के बारे में। जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। UPSC के PT 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, BOD कहलाती है। ठीक है, जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चल पाता है, केवल जैव अपघटक का। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए BOD को प्रदूषण मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है। उच्च स्तर के BOD का मतलब पानी में मौजूदा कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हाई लेवल के होते हैं। अब हम बात करते हैं, BOD हो गया, DO के बारे में बात करते हैं। घुलित ऑक्सीजन क्या है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में DO की मात्रा 8 मिली प्रति लीटर से कम हो जाती है, तो ऐसे जल को संदूषित, कंटामिनेटेड कहा जाता है। कंटामिनेटेड कहा जाता है, गलत लिखा हुआ है। जब यह मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, तो इसे अत्यधिक प्रदूषित, मैंने हाईली पॉल्यूटेड कहा जाता है। संदूषित है, ठीक है, संदूषित है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने कहा ना कि थोड़ा टाइपिंग एरर हो जा रहा है इस समय। रासायनिक, दूसरा बात करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD क्या है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, घुलनशील और अघुलनशील दोनों है इसमें, के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। ठीक है, COD, ये कई बार जितना बता रहा हूँ सारा पेपर में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आया 2018 में। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अक्सर आता है पेपर में।
स्टेट में भी आता है, यूपी में, मतलब स्टेट पीसीएस में भी आता है, यूपीएससी 2018 में भी पूछा। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण निवारण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया था। देख लीजिएगा किस एक्ट के से है। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए हैं। तो अधिनियम कब एक्ट हुआ और वायु प्रदूषण कब वाला हुआ, ये दोनों देख लीजिएगा आप। 74 81 देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इसके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज के क्वेश्चन। टन आज के लिए तैयार रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे। 3 टॉपिक देख लीजिए, एक बार और उसको रिव्यू दे देता हूँ। आतंकवाद की रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत की रैंकिंग क्या है ये बताया गया था आप लोगों को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बताया गया था 163 देशों में फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, लास्ट पे कौन है, ये भी बताया गया था। फर्स्ट पे अफगानिस्तान, लास्ट में अंतिम स्थान बेलारूस है। इसका मतलब यही है कि बेलारूस आतंकवाद की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित देश है। और ये भी बताया गया कि हमारे पड़ोसियों का क्या हाल चाल है, ये देख लीजिएगा। सूचकांक में देख लीजिएगा कब जारी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब जारी किया है, सूचकांक का महत्व क्या है, ये भी सब बताया गया है। एक देश में आतंकवाद की स्थिति को दर्शाता है, ये बताया गया है। और ये भी बताया ग्लोबल पीस इंडेक्स और वैश्विक दास्ता इंडेक्स में प्रयोग किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के स्कोर को। और आतंकवाद से क्या क्या इफेक्ट होता है, ये भी पूरा प्रवचन मैंने आप लोगों को दिया ही था। यात्रा, पर्यटन जो भी है, एफडीआई जो भी है, कोई भी नहीं चाहेगा जहाँ झगड़ा हो, लड़ाई हो, आतंकवाद हो, वहाँ कोई पर्यटन उद्योग लगाया जाए, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसे मैंने बताया ही था आप लोगों को। भारत का पक्ष क्या है, नीति आयोग का क्या पक्ष है, ये भी सब बताया गया आप लोगों को। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिटेल, जैसे कि इस सूचकांक में भारत को विश्व के संघर्ष देशों के साथ रखा गया, ये भी सब बताया गया आप लोगों को। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस क्या है, ये भी पूरा डिटेल बताया गया आपको। ठीक है, ये कि ऑस्ट्रेलिया के एनजीओ, ये भी प्रतिवर्ष आतंकवाद का सूचकांक का प्रकाशन कर, ये भी बताया गया आप लोगों को। धार्मिक आज़ादी पर जैसे अमेरिका ने जैसे बताया है कि आपको कि अमेरिका आयोग ने कि हमारे को रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, एक पक्षी ले रहा है, वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, टू वे नहीं हो रहा है। तो ये गलत बात है, उनकी तनाशाही है और तनाशाही चलती नहीं है ज़्यादा दिन तक। ठीक है, भारत 14 देशों की सूची में शामिल किया गया, ये भी बताया गया आप लोगों को। भारत ने सख्त प्रतिक्रिया 2020 की रिपोर्ट, ये भी बताया गया है। सख्त प्रतिक्रिया लगाई, ये भी बताया गया आप लोगों को। किन किन देशों के साथ लगा, ये भी सब बताया गया है। यूएससीआईआर अब क्या है, ये भी पूरा डिटेल आप लोगों को बताया गया कि सलाहकार परामर्शदर्शी निकाय, ये भी बताया गया आप लोगों को। ये भी बताया गया कि चलिए ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता नियम एक्ट जो भी, ये भी पूरा बताया गया आप लोगों को। यूएस के राष्ट्रपति ने क्या सहमति दी, ये भी सब बताया गया आपको। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या, ये भी बताया गया आपको। ये पूरा डिटेल बताया गया है। बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, सब बताया गया आप लोगों को। ये नदी का जो भी है, ये भी बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, पूरा आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, और कितना मिलियन, कितना लीटर है, कितने शहर हैं, सारा बताया गया आपको। बीओडी के बारे में बताया गया है कि 2017 में पूछा, ये भी बताया गया आप लोगों को। 2018 में भी बताया गया कि गोलित एसिड डीओ के बारे में बताया गया आप लोगों को। रासायनिक ऑक्सीजन मांग केमिकल सीओडी के बारे में भी बताया गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी बताया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अक्सर यूपीएससी में कई स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बार बार लगातार आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये भी बताया गया आप लोगों को किस एक्ट पे है, कब वायु वाला चालू हुआ था, कब जल वाला चालू हुआ था, सारा डिटेल आप लोगों को बताया गया है। ये भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब इससे मैं 5 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग कुछ 7 बजे तैयार रहिएगा। वीडियो अपलोड हो जाएंगे, 2 घंटे का समय मिल जाएगा, 1.5-2 घंटे का। और 7 से लेके, हम जहाँ तक मुझे लगता है 7 से लेके 8 जो दिया जा रहा है चैनल को, 8:30 तक कर दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बता रही हैं, जो गांव में अपना परिवार के साथ रहती हैं, कि सब खाना बनाना पड़ता है, ये वो। कई लोग का मतलब कई तरह की समस्याएं सबको होती है। कोई नहीं, 8:30 तक हम चैनल अपना स्टार्ट रखेंगे, 7 से लेके 8:30 तक। कोई भी स्टूडेंट इधर उधर का, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैटर मत इसमें डालना भाई, नहीं तो सीधे बाहर हो जाओगे, रिमूव कर दूंगा पहले ही। चाहे मुझे तनाशा कहिए, चाहे जो भी कहिए, मैं सीधे फॉरवर्ड बात करता हूँ, इधर उधर की बात ही नहीं करता हूँ घुमा फिरा के। ठीक है, और जैसे कि और भी जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो, ये संस्थान का नंबर है, जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। खूबसूरत सा नंबर दिया ही है आप लोग को। चलिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जो भी टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, और बिहार पीसीएस का भी टेस्ट है, यूपी पीसीएस का भी प्री और मेंस दोनों का टेस्ट है।
जिनको टेस्ट देना हो, जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, संस्थान का नंबर है, या कोई भी नोट्स आप लोग को चाहिए, घर बैठिए आराम से पढ़िए। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ें, कुछ आप लोग ज्ञान दिखा का प्रदर्शन कीजिए, कुछ हम लोग भी करें। हम एक दूसरे को बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे और क्या करेंगे क्या। यही तो भारत है, यही तो अपना देश है। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको 7 बजे।